Hello everyone, we are going to start part 6 of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. So we will start today with the age of revolutions 1830 to 1848. बेसिकली हम बात कर चुके थे कि 1815 में नेपोलियन हार चुके थे और अब मोनार्की आ चुकी थी। उसके बाद फिर एक इटालियन रेवोल्यूशनरी आए थे। बेसिकली इटालियन थे जिनका नाम मजीनी था, जिन्होंने खुद एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर होते हुए भी दो सोसाइटी और खोली, और जिनको देख करके लोगों ने और भी सोसाइटीज अलग अलग जगह के लोगों ने खोली, जैसे कि प्रूशिया, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि पोलैंड, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और इनको देखते हुए यानी मजीनी को किसने बोला था? ऑस्ट्रियन चांसलर ने बोला था कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। तो जिस तरह से कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो हैं अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे थे, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे ये अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे थे, जो लिबरल्स थे और नेशनलिज्म वाली भावनाएं अलग अलग जगह पर जैसे कि यूरोप के इटालियन और जर्मन स्टेट्स में बढ़ रही थी। ठीक है, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, इन सब जगह पे भी ऐसा हो रहा था। ठीक है, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, अमंग whom वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो आपको क्या समझ आया कि रेवोल्यूशंस कर कौन रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे, जो कि थे कौन? प्रोफेसर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है, ओके। नाउ द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो जो सबसे पहला विद्रोह हुआ वो फ्रांस में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1830 में हुआ। ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक, ये भी याद रखने वाली बात है। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। अगर सब चीज कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांस में एक बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसको कि लोगों ने हटाया। बाद क्या हुआ? नेपोलियन आए लोगों के क्या बोल सकते हैं, हितकर्मी बन करके कि भाई हम आपका भला कर देंगे, हम आपका कुछ अच्छा कर देंगे। नेपोलियन ने कुछ तो लोगों की मानी, कुछ तो अपनी मनमानी की, क्योंकि स्वयं आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए नेपोलियन ने अपनी मनमानी भी अच्छे से की। उस टाइम पे नेपोलियन जब फिर पावर में आए थे तो उन्होंने यूरोप के काफी अलग अलग एरियाज को अपने अंडर में कर लिया था, क्योंकि फ्रांस भी यही चाहता था कि जो काम हमारे यहाँ पर हुआ, जो चीजें हम अपने यहाँ कर ले गए, जो हम नेशनलिज्म अपने यहाँ लाए, वो अब हम यूरोप के अलग अलग एरिया में भी लाएंगे। तो अलग अलग एरिया में जाते थे। अब इनको नीड थी आर्मी की, तो वो हेल्प की नेपोलियन ने कुछ उनकी हेल्प की, कुछ अपनी भी हेल्प कर ली इसी बहाने। ठीक, अब जब नेपोलियन हटे, मतलब जब नेपोलियन को 1815 में हराया गया, तो कंजर्वेटिज्म ने वापस से फ्रांस में वही डायनेस्टी ला दी जो लोगों ने हटाई थी काफी मेहनत करके 1769 में। ठीक है, अब लोगों ने वापस से मेहनत करके जुलाई 1830 में मेहनत करके ऐसे लड़ाई और विद्रोह करके 1830 में वापस से बर्बन डायनेस्टी को हटाया, उस पावर को हटाया जो कि वापस से 1815 में वापस से इन लोगों ने ला दी थी। ओके, और इन्होंने क्या इंस्टॉल किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। अब जैसे बात करेंगे कि अगर फ्रांस में जो रूलर था, अगर उस रूलर को हमने हटा दिया, तो अब फ्रांस एक देश अगर चलाना है तो बेसिकली हम किसकी बात कर सकते हैं? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं करेगा, कोई एक जैसे एक होता है कि जो और भी सारे कार्य होते हैं देश के काफी महत्वपूर्ण होते हैं, वो कैसे पूरे होंगे? तो हमें कोई ना कोई ऐसा हेड रखना पड़ेगा ना। तो उसी हेड के तौर पे एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की जिसके हेड बने थे लुइस फिलिपी।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद है व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर, याद है ना? जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। देखिए पहली बार भी जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, इसमें वो वापस से स्थापित किया मोनार्की की गवर्नमेंट, फिर से फ्रांस ने उसको हटा दिया और फिर से अब फ्रांस छींक चुका है और अब ये फिर से पूरे यूरोप में फैलेगा। मेटरनिक का ये मतलब है कि अब आगाह हो जाइए, फिर से ये काम होगा, ठीक है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from United Kingdom of Netherlands। आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि नॉर्थ एंड दिस वाज साउथ, दिस वाज ईस्ट, दिस वाज वेस्ट, यहां पर नीदरलैंड के साथ हमारा बेल्जियम ज्वाइन था। अब बेल्जियम ज्वाइन था, बेल्जियम में ब्रुसेल्स था। जब ये जुलाई रेवोल्यूशन यहां पर हुआ तो बेल्जियम से नीदरलैंड अलग हो गया, ठीक है, ये हमें पता चला। देखिए नीदरलैंड और बेल्जियम को जोड़ा किसने था? कंजर्वेटिज्म ने। जब ये अलग हुआ तो इसमें पावर किसकी खत्म हुई? कंजर्वेटिज्म की, यानी एक हिसाब से उनकी एक पावर को तोड़ दिया गया। ओके, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो अब एक और इवेंट की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि काफी एजुकेटेड लोगों के बीच में जो एक फीलिंग्स जगाई जिसने, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो ग्रीस किसका पार्ट था? ओटोमन एम्पायर का। देखिए फ्रांस में थी बर्बन डायनेस्टी और ग्रीस में है ओटोमन एम्पायर। ये आपको याद रखना होगा कि कोई ना कोई राजा किसी ना किसी खानदान का होगा, तभी तो वो राज कर रहा था, ठीक है, उसी को हमें हटाना था। तो ग्रीस में थे ओटोमन एम्पायर की बात हो रही है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स which began in 1821। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, अब ये जो यूरोप में जो ग्रोथ हुई है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का मतलब है कि लोग फिर से जो जागरूक हुए हैं लड़ने के लिए कि हमें नेशनलिज्म लाना है, हमें फिर से हम रेवोल्यूशनरी बनेंगे, हम फिर से अपने लिए लड़ेंगे। ये जो ग्रोथ है स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821। ये सब एक चिंगारी बन के ग्रीक्स के मन में आया कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, हमें भी आजाद होना है। और ये चिंगारी कब बढ़ी? 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीक्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। तो इनको सपोर्ट किस किस से मिला? इनको सपोर्ट मिला फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। एक्साइल ही भेजा गया था ना गुसिपी मजीनी को, याद आ रहा है कि नहीं? तो गुसिपी मजीनी को एक्साइल भेजा गया था। ये उसी एक्साइल की बात हो रही है कि वहां भी कुछ ग्रीक्स रहते थे, उनसे उनको पहली बात तो सपोर्ट मिला और कुछ वेस्ट यूरोपियन से सपोर्ट मिला जिनके मन में कुछ ना कुछ सिंपैथी थी ग्रीक्स के लोगों के लिए पहले से ही, ठीक है। ओके, पोइट एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो बेसिकली जो पोइट्स और आर्टिस्ट थे इन्होंने ग्रीस को क्या बोला? एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये इन्होंने एक नाम दिया पोइट्स ने और आर्टिस्ट ने ग्रीस को। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा था तो आप क्या देंगे कि पोइट्स और आर्टिस्ट ने कहा था। किसको कहा था? तो ग्रीस को कहा था। एंड मोबिलाइज्ड public opinion to support its struggle against a Muslim empire। मुस्लिम एम्पायर रहा होगा उसके अगेंस्ट में ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं लोगों को, दैट्स वाई पब्लिक ओपिनियन लिया इन्होंने। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि किस तरह से लोग लड़े, लोगों के लड़ने के बाद एक ट्रीटी ऑफ एक कुछ ट्रीटी वगैरह साइन हुई, उसके बाद ग्रीस को आजाद कर दिया गया, ठीक है। ओके,
The romantic imagination and national feeling. Okay. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. तो जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट था वो केवल लड़ने से, युद्धों से नहीं आया, और भी काफी सारी चीजें थी जिसके वजह से ये डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और भी क्या, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे अगर हम किसी को किसी फीलिंग से जोड़ते हैं, जैसे अगर मैं आपको कोई एक ऐसी कॉन्सेप्ट, अगर हिस्ट्री का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊं जिसे आप अपने मन से जोड़ सके, जिसे आप फील कर सके, तो शायद आप उसे ज्यादा देर तक याद कर पाएंगे, अपने मन में रख पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो कल्चर होता है वो हमारे कहीं ना कहीं मन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में हैं, आप जो भी खाते पीते हैं, आप जो भी कपड़े पहनते हैं, अगर आप बाहर की जगह पे जाएंगे, आप लोगों को अलग तरीके से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपना देश जरूर याद आ जाएगा कि मेरे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता यार, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कल्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी नेशन के आइडिया को क्रिएट करने के लिए। जैसे हम आर्ट पोएट्री की बात कर सकते हैं, हम स्टोरीज म्यूजिक की बात कर सकते हैं। ये सब चीजें एक मतलब फीलिंग दिखाती है। याद करिए, जब 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, तो हम कितने सारे सॉन्ग सुनते हैं उस समय। सॉन्ग सुनते ही, इवन नॉट ओनली ऑन दैट डेज, बल्कि अगर आप नॉर्मली भी पैट्रियोटिक अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो एक अंदर से ही फील आता है कि हाँ भाई, कुछ अपने देश के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है, वो एक फीलिंग आती है। ठीक है, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। देखिए, रोमांटिसिज्म वर्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसकी वजह से हम नेशनलिज्म की भावना लोगों में जगा सके, बस सिर्फ इतना मतलब है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस and focused instead on emotions and intuitions and mystic feelings। तो इनके हिसाब से भाई हमें लॉजिक पे नहीं जाना चाहिए, हमें साइंस पे नहीं फोकस करना चाहिए, रीजन पे नहीं फोकस करना चाहिए, हमें फीलिंग्स पे फोकस करना चाहिए, इमोशंस पे काम करना चाहिए लोगों के। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। मुझे एक बात बताइए, आपका जो भी कल्चर है, आपने जिस चीज को भी अपने देश का सबसे अच्छा अंग माना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा ताजमहल का, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि कोई अगर आकर के बाहर वाला आपसे कहे कि हमें आपके देश का ताजमहल बहुत पसंद है, हम चाहते हैं कि ये हमारे कब्जे में हो जाए, तो क्या आप चाहेंगे कि ताजमहल जैसी 7वें अजूबे को आप उसे दे दे? आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि ताजमहल कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश से जुड़ी हुई चीज है, हम उसको आपको क्यों देंगे? ऑब्वियस यही फीलिंग आएगी ना। अगर कोई आपसे कहे कि अपने देश के झंडे की डिजाइन हमको दे दो, क्या आप देंगे? नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो आपकी अपनी फीलिंग्स है। क्या आप उसे शेयर कर सकते हैं? नहीं शेयर कर सकते। वो आप 15 अगस्त को आप लहराते हैं, 26 जनवरी को आप लहराते हैं, इवन ऑन एनी डे एनी ओकेजन, कुछ भी कंट्री से रिलेटेड है, आप इंडियन है, कैसे आप बताएंगे? अगर आपके हाथ में आपका झंडा है, आप उसी से बता सकते हैं कि आप इंडियन है। तो आप ऐसी चीज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई चीज है, आपकी अपनी पर्सनल चीज है, आपकी अपनी चीज है। अगर 4 लोगों ने आपके जैसे सेम झंडे लिए हुए हैं, तो आप कह देंगे कि ये हमारे मुल्क का है, हमारे देश का है, हमारा अपना है। तो ये चीज, यही फीलिंग, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, यही चीज वो लोगों को समझाना चाहते थे कि किस तरह से हम इमोशनली लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं, इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर की बात करें, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर claim that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk। अब देखिए, das Volk का मतलब है, वो जर्मन में कहते हैं कॉमन लोगों को, das Volk बोलते हैं। तो जो ट्रू जर्मन कल्चर है, ये लोगों के बीच से ही डिस्कवर किया जा सकता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस। मतलब क्या है कि हमारे लोक संगीत जो होते हैं, हमारी जो कविताएं होती हैं, हमारी डांसेस के थ्रू हम लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द nation means Volksgeist, this is the German word, and do not focus on it really।
So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो लोगों को अगर मुझे जागरूक करना है, अगर मुझे नेशन बनाना है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मैं इन सारे चीजों को एकत्रित करूं, जो मेरे देश की हिस्ट्री है, जो मेरे देश का कल्चर है, जो मेरे देश की भावनाएं हैं, जो मेरे देश की पोएट्रीज हैं, मैं उन सब चीजों पर फोकस करूं. मुझे ये पुरानी पुरानी चीजें कलेक्ट करनी होगी हिस्ट्री के तौर पे. द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो हम सिर्फ इसलिए पुरानी चीजों को नहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर सके. हम सिर्फ ये बता सके कि हमने भाई इतना कच्चा चिट्ठा हमने इकट्ठा कर लिया, ये हमारे देश का है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है. ये भी है कि जो आज की जनता है, जो आज के लोग हैं, हम उन्हें बता सकें, हम लोगों तक ये बातें पूरे भीड़ में हम पहुंचा सके, बड़े बड़े लोगों को, लार्ज ऑडियंसेस को हम बता सके कि जो कि मोस्टली इलिटरेट हैं, जिन्हें पता भी नहीं है नेशन के बारे में, नेशन स्टेट क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, हम अपनी बात उनके सामने रख सके, उन्हें समझा सके, जिससे कि लोग हमारे साथ अगर काम करेंगे, एकजुट होकर के काम करेंगे, तो काफी अच्छे से चीजें हो जाएंगी मैनेज. दिस वॉज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड. ये पोलैंड का केस भी था, विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th century बाय ग्रेट पावर्स. ग्रेट पावर्स याद आ गया होगा आपको, पर्व याद आ गया होगा. तो पर्व में बेसिकली यहाँ पर ब्रिटेन तो नहीं दिख रहा है मुझे, ब्रिटेन ने नहीं हाथ लगाया हुआ इसमें, हो सकता है इन तीनों ने किया था बेसिकली पार्टीशन पोलैंड को. ठीक है. इवन दो पोलैंड no longer exists an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. तो भले ही पोलैंड अलग हो चुका था, पोलैंड के टुकड़े हुए, लेकिन जो एक फीलिंग होती है कि ये पर्सन मेरे देश का था, कहीं ना कहीं वो फीलिंग नहीं गई, वो फीलिंग तो आज भी है. ये कहने का मतलब है. कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल, हम उनका नाम ले रहे हैं, celebrated the national struggle through his operas and musics and turning folk dances like the Polonaise and mazurka into nationalist symbols. बेसिकली इनकी बात कर रहे हैं किस तरह से इन्होंने अपना नेशनल स्ट्रगल कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे लोगों के बीच में अपनी बात रखी, अपने ओपराज के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू अपनी बातें बताई. अब देखिए, लैंग्वेज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पे. ये जो मैं चीजें हाईलाइट यहाँ पर अभी मैंने जो की है, जैसे एक ये वर्ड है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. आपसे बोलेंगे एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. तो ये जो पोलैंड के जब विभाजन किए गया, किसने, पर्ब ने किया था, उस टाइम पे पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा दिया गया. तो तुमने अगर लैंग्वेज हटा दिया, क्या लोग पोलिश लैंग्वेज बोलना ही छोड़ देंगे और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया? बेसिकली हुआ क्या इस रीजन से? हुआ कुछ नहीं, लोगों के अंदर तो पॉलिश वाली भावना अभी भी है. जैसे अगर कोई अभी कह दे हिंदी बोलना एकदम छोड़ दो, खत्म, हिंदी इज नॉट योर लैंग्वेज, ओनली यूज इंग्लिश, या पर्टिकुलर लैंग्वेज आपके ऊपर जबरदस्ती जो है ठोक दिया जाए कि आपको ये बोलना है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा सोचेंगे ना कि मेरी ओन लैंग्वेज तो हिंदी ही थी, मैं हिंदी बोलता था या बोलती थी, जो भी है. तो वही चीज यहां पर हुआ. इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. तो 1831 में भाई लोगों ने रशिया के अगेंस्ट में ये काम किया, जो कि फिर से क्रश कर दिया गया, मतलब जो है हटा दिया गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो. मतलब रशिया के अगेंस्ट में लोगों ने किया कि हम ऐसा नहीं मानेंगे, तो उनको कुचल दिया गया. ठीक है. फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी in Poland began to use a language as a weapon of national resistance. तो जब लोगों को इस तरह से कुचल दिया गया, उनकी भावनाओं को कुचल दिया गया, तब वहां के और भी लोगों ने सोचा कि अब हम लैंग्वेज को अपना हथियार बनाएंगे. ठीक है. तो पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. तो जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने होते थे, जो भी चर्च में गैदरिंग्स होती थी, उस समय पोलिश ही यूज किया जाने लगा.
As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as a punishment. तो जब ऐसा हुआ तो काफी सारे प्रीस्ट को, काफी सारे बिशॉप्स को जेल में बंद कर दिया गया, या फिर कुछ लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया बाय रशियन अथॉरिटी के थ्रू, उनको भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रशिया बोलने से मना कर दिया, दैट्स व्हाई द यूज ऑफ पोलिश कैन केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो रशिया जैसे जबरदस्ती रूल जो करना चाह रहा था, इसके खिलाफ सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज बोलना ही अपने आप में एक विद्रोह बन गया।